नमस्कार साथियों, हम हैं लारिया एकेडमी पर और आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो क्लास चल रही है ज्योग्राफी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, एसटेट सभी के लिए लाभकारी है ये, जेआईसी, एलटी। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। करते हैं शुरुआत क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन पहला हमारा क्या कह रहा है, तरंग दैर्घ्य क्या है, पूछा गया है। तरंग दैर्घ्य क्या है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2 लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी। बी ऑप्शन है तरंगों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। सी ऑप्शन है यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। और डी या फिर तरंगों द्वारा तय की गई कुल दूरी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा इसमें। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है हमारा 2 लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लास के सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निम्न में से किसे जनांकीय विभाजक मानते हैं? ऑप्शन है हमारा ए 1911 को, बी है 1921 को, सी है 1961 को, डी है या फिर 1981 को। तो भारत में जो महामारी और क्राइसिस आई थी जितने भी, तो ये आई थी 1921 के दशक में। और उस दशक में जो जनसंख्या मृत्यु दर था काफ़ी बढ़ गया था। तो इसलिए ऑप्शन हमारा इसमें 1921 यानी बी हो जाएगा। और उसके बाद एकदम से जनसंख्या बढ़ी थी 1921 से, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, इस कथन का मुख्य कारण है। पूछा गया है भारत में चीनी उद्योग स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है हमारा सस्ता श्रम, बी ऑप्शन है बाजार की उपलब्धता, सी ऑप्शन है सस्ती ऊर्जा, और डी ऑप्शन है या फिर गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है इसमें। तो जो भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का जो कारण रहा है वो है कि उत्तर के मुकाबले जो दक्षिण का जो कच्चा माल है हमारा, गन्ना है या कुछ भी जैसे सस्ता श्रम वगैरह, तो गन्ने की जो अधिक अच्छी क्वालिटी जो होती है वो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में हो रही है। तो इसी वजह से ये भी कारण हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा इसमें गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा है, क्योंकि उत्तर भारत के अकॉर्डिंग दक्षिण में अच्छा क्वालिटी का गन्ना हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा इसमें 4th सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइपलाइनों के विकास मुख्य रूप में सहायता की है। पूछा गया है पाइपलाइनों के विकास मुख्य रूप में सहायता की है। ए ऑप्शन है हमारा रासायनिक उद्योग के अवस्थापन में, बी ऑप्शन है शक्ति केंद्रों के अवस्थापन में, सी ऑप्शन है पेट्रो रसायन उद्योग के अवस्थापन में, और डी ऑप्शन है या फिर वस्त्र उद्योगों के अवस्थापन में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो पाइपलाइन के जो मुख्य विकास में मुख्य रूप से जो सहायता हुई है, जो हेल्प हुई है, वो ही है पेट्रो रसायन उद्योगों की अवस्थापन में। तो राइट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्द रेगुर डैश से संबंधित है। शब्द रेगुर संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शन है हमारे डेल्टा जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल और पीली मिट्टी, और डी ऑप्शन है या फिर काली कपास मिट्टी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो रेगुर मिट्टी हमारी काली कपास मिट्टी है, सभी को पता ही होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। पूछा गया है सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे भागीरथी एवं अलकनंदा में, बी ऑप्शन है मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, सी ऑप्शन है नर्मदा एवं ताप्ती में, और डी ऑप्शन है यमुना या एवं चंबल में। बताइएगा। तो सबसे गहरी नदी घाटी जो पाई जाती हैं वो पाई जाती है भागीरथी एवं अलकनंदा में। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सबसे पुराना है। सबसे पुराना शैल समूह पूछा है इसमें। ऑप्शन है हमारे कुडप्पा समूह, बी ऑप्शन है विंध्यन समूह, सी ऑप्शन है धारवाड़ समूह, और डी ऑप्शन है या फिर गोंडवाना समूह। तो शैल समूह के बारे में पूछा है। सबसे पुराने जो हमारे शैल समूह चट्टान हैं वो है धारवाड़। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह के बाद फिर विंध्यन है, कुडप्पा है, और फिर सबसे जो नई समूह है हमारे वो है गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, महानदी का उद्गम डैश से होता है। पूछा गया है महानदी का उद्गम डैश से होता है। ए है कोदागु कर्नाटका, बी ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है रायपुर छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है महाबलेश्वर या सह्याद्री। बताइएगा। तो महानदी का जो उद्गम है वो है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। पूछा गया है जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर है। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी है नर्मदा, और डी है या फिर गोदावरी। तो जबलपुर नगर जो हमारा स्थित है वो है नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। पूछा गया है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे कवारत्ती तथा मिनिकाय के बीच, बी ऑप्शन है अमी नदी भी तथा कवारत्ती के बीच, और सी ऑप्शन है कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, और डी ऑप्शन है अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच। बताइएगा। ये अमी नदी नहीं होगा, ये मालदीव होगा, मालदीव तथा कवारत्ती के बीच। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा।
तो 9 डिग्री चैनल जो अवस्थित है हमारा वो है कवारत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री। और मालदीव तथा कवारत्ती के बीच 8 डिग्री है। तो ऑप्शन हमारा इसका ए राइट हो जाएगा, कवारत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम, ऑप्शन है हमारे ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जो भारतीय राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसका राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है, भारत कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पूछा गया है भारत कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है हमारे 9 राज्यों से, बी ऑप्शन है 8 राज्यों से, सी ऑप्शन है 7 राज्यों से और डी ऑप्शन है 10 राज्यों से। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो भारत कर्क रेखा जो है वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जापान में मछली पालन के संबंध यानी MAFF का पूर्ण रूप है। बताइएगा। पूछा गया है जापान में मछली पालन के संबंध MAFF यानी मैफ का पूर्ण रूप क्या है। ए ऑप्शन है हमारा मैरीटाइम एजेंसी फॉर फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड फॉरेस्ट, सी ऑप्शन है मैरीटाइम एजेंसी फॉर फिशिंग और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड फिशरीज। बताइएगा तो मैफ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मैफ का पूर्ण रूप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड फिशरीज होता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन है, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? पूछा गया है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन है हमारे 3 मई 1950 को, बी ऑप्शन है 3 मई 1960 को, सी ऑप्शन है 3 मई 1963 को और डी ऑप्शन है 3 मई 1965। बताइएगा। राइट ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की जो स्थापना हुई है, जो एस्टेब्लिश हुआ है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, तो वो हुआ था 3 मई 1960 को। ठीक है, 1960 में। तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में किसमें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? पूछा गया है निम्नलिखित देशों में किसमें न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। ऑप्शन है हमारे ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है या फिर ऑस्ट्रेलिया।
15 का राइट आंसर कौन सा हो सकता है हमारा ऑप्शन, बताइएगा। तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो है वो हमारा यूएसए में है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। जापान में समुद्री फेनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं, पूछा गया है। जापान में समुद्री फेनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में काटा जाता है और एक नमकीन और चबाने वाले स्नैक के रूप में खाया जाता है। तो जापान को इसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हमारे ए बी, बी ऑप्शन है इका, सी ऑप्शन है एनागो और डी ऑप्शन है मगुरो। जो न्यू क्वेश्चन लग रहे हो आपको, उनका स्क्रीनशॉट ले लें या उन्हें नोट कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो जाएगी। तो बताइएगा हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो जापान में समुद्री फेनी को सुखाया जाता है और पट्टियों के रूप में काटा जाता है और स्नैक के रूप में इन्हें खाया जाता है, तो ये इका कहलाते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, इका। क्वेश्चन नंबर 17। हीरे का मौलिक रूप क्या है, पूछा गया है। हीरे का मौलिक रूप क्या है? ऑप्शन है हमारे ए बालू पत्थर, बी है नीस, सी है कोयला, डी है या फिर ग्रेफाइट। तो बताइएगा हीरे का मौलिक रूप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो कोयला होता है वो हीरे का मौलिक रूप होता है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दी गई है और सूची 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए गए हैं इसमें, और उनके आगे गतिविधियां दी गई हैं। आगे कर लेते हैं क्वेश्चन, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं हमारे और गतिविधियां दी गई हैं इसमें। ए ऑप्शन है हमारा प्राथमिक प्रयास, दूसरा ऑप्शन है हमारा द्वितीयक रेलवे सेवाएं, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक पर्ल कल्चर और डी ऑप्शन है, ये डी है यहाँ, चतुर्थक सूत कताई। बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ये। तो प्राथमिक जो होगा हमारा कौन सा हो सकता है इनमें से, बताइएगा। प्राथमिक जो होगा हमारा, राइट आंसर चुनिएगा। बताइएगा राइट आंसर। ये प्रयास मिसप्रिंट हो गया क्या इसमें, मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है क्वेश्चन में, लगता है मिसप्रिंट हो गया था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शोभ को क्या है, पूछा गया है। शोभ को क्या है? ऑप्शन है हमारे इसमें
व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत, बी ऑप्शन है राज्य और निजी स्वामित्व वाले खेत, सी ऑप्शन है राज्य के स्वामित्व वाले खेत, और डी ऑप्शन है या फिर पट्टे पर या लीज पर दिए गए खेत। बताइएगा। तो सौव को जो होते हैं वो पट्टे पर या लीज पर दिए गए खेत होते हैं, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है हमारा एंड लास्ट। देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? पूछा गया है निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है हमारे एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं, बी ऑप्शन है जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र में भी कार्यरत होता है, सी ऑप्शन है फसल और पशुपालन का संयोजन, और डी ऑप्शन है या फिर किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। बताइएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो सकता है इसमें? तो मिश्रित खेती के अंतर्गत वो फसलें आती हैं, वो कृषि आती है कि फसल और पशुपालन का संयोजन होता है। पशुपालन और जो फसल होती है हमारी एक साथ की जाती है, तो वही हमारी मिश्रित खेती कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट होगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। हमारी क्लास को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और क्लास में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।